चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में नैना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी जो जन्म से ही अंधी थी। बेचारी नैना का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अनाथ थी। दिखाई ना देने की वजह से नैना को घर के काम और कहीं भी आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर भी वो डंडे का सहारा लेकर चलती फिरती रहती थी। वो भी खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती थी। इस बात से वो अक्सर दुखी रहती थी। भगवान जी, क्या मैं कभी इस सुंदर दुनिया को नहीं देख पाऊंगी? सब कितने हंसी खुशी रहते हैं और एक मैं हूँ बिल्कुल अकेली। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। दरअसल गांव में जितनी भी लड़कियां रहती थी वो सभी नैना के अंधे होने का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन की बात है, नैना लाठी के सहारे गांव के बगीचे में जा पहुंची। तभी वहां मौजूद गांव की कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगी। अरे मीना, आज का मौसम कितना सुहावना है ना। इस मौसम में तो नाचने का मन कर रहा है। तुमने सही कहा गीता बहन, पर इस अंधी नैना का क्या? ये तो देख भी नहीं सकती। इसके लिए तो सब मौसम बराबर ही है। तुमने सही कहा बहन, मैं देख नहीं सकती तो क्या, पर महसूस तो कर सकती हूँ। अंधी होकर महसूस करके क्या करेगी? बिना आँखों के ये जीवन कुछ भी नहीं। तेरे लिए तो ये जीवन बेकार है। क्या हुआ अगर मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, पर मैं मन की आँखों से सब कुछ देख सकती हूँ। गांव वाले नैना पर तरस खाकर उसे कुछ न कुछ खाने को दे दिया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। धीरे धीरे सर्दी का मौसम भी आ गया। एक दिन नैना फटा पुराना कंबल ओढ़कर ठिठुरते हुए खाना मांगने जब पड़ोस में रहने वाली कमला काकी के पास गई, तब कमला काकी मुंह बनाते हुए बोली, नैना बिटिया, इस बार खेती बहुत कम हुई है। खाने का अनाज सिर्फ नाम मात्र ही बचा है। अगर तुझे दे दूंगी तो हम क्या खाएंगे? कहीं और जाकर मांग ले। कोई बात नहीं काकी, मैं किसी और घर से मांग कर खा लूंगी। ऐसा कहकर नैना खाना मांगने दूसरे घर जा पहुंची। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। तभी घर से चंपा नाम की एक औरत बाहर निकली और बोली, क्यों रे नैना, तुझे आज खाने को किसी ने कुछ नहीं दिया क्या? नहीं चंपा मौसी, सुबह से मैं बहुत भूखी हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। नैना, तुझे तो पता है हम ठहरे खेती बाड़ी वाले। जब तक सर्दियों का मौसम है, सभी गांव वालों ने अपने लिए अनाज इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि सर्दियों में फसलों की पैदावार नहीं हो पाती। इसलिए आज तो मैं तुझे थोड़ा बहुत खाना दे देती हूँ, लेकिन कल से तुझे अपने लिए खाने का इंतजाम खुद ही करना होगा। ये कहते हुए चंपा मौसी ने एक प्लेट में 2 सूखी रोटी और धनिये की चटनी दी। नैना चंपा मौसी का धन्यवाद कर वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये कहते हुए नैना खुद भूखी होने पर भी बूढ़ी अम्मा को अपने हिस्से का खाना खाने को दे दिया। खाना खाने के बाद बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। पर बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैना है, पर भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी। क्या तुम देख नहीं सकती? हाँ, पर मैं मन की आंखों से सब कुछ महसूस कर लेती हूँ। बिटिया, आंखों वाले इंसान से तो तुम बहुत ही भली हो, क्योंकि मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। गांव वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है ना, इसलिए उनके पास किसी और को देने के लिए फालतू अनाज नहीं है। बिटिया, फिर अब तुम अपना गुजारा कैसे चलाओगी? पता नहीं, मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी आंखें नहीं है कि मैं कमा कर अपना पेट भर सकूं। नैना, मैं तुम्हारी आंखें तो ठीक नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें स्वेटर बुनने वाली 2 सिलाई दे रही हूँ, जिसकी मदद से तुम सुंदर सुंदर स्वेटर बुन पाओगी और उन स्वेटर को बाजार में बेचकर तुम अपना गुजारा लायक पैसे कमा सकती हो। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने स्वेटर बुनने वाली सिलाई नैना के हाथों में थमा दी। दरअसल बूढ़ी औरत एक दयालु जादूगरनी थी।
वहीं ये बात सुन नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या सच में? आप जो कोई भी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तुमने मुझ भूखी को खाना खिलाया, उसके बदले ये तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार मेरी तरफ से। वैसे आप कौन हैं? मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें परेशान देख रही थी, इसलिए तुम्हारी मदद करने आ गई। पर मैं इन सिलाई का इस्तेमाल कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। नैना बेटी, ये जादुई सिलाई है। जैसे ही तुम इन्हें हाथ में पकड़ोगी, तभी एक सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और अब तुम्हें आज के बाद घर घर जाकर खाना मांगना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी नैना से विदा लेकर वहाँ से चली गई। फिर अगली सुबह नैना ने जैसे ही जादुई सिलाई को हाथ में पकड़ा, तुरंत ही एक सुंदर सा स्वेटर बनकर तैयार हो गया। फिर कुछ ही समय में नैना के पास ढेर सारे स्वेटर बनकर तैयार हो गए। लगता है जादुई सिलाई ने अपना कमाल दिखा दिया। अब इन स्वेटर को बाजार में बेच आती हूँ। इतना कहकर नैना रंग बिरंगे स्वेटरों को बाजार बेचने के लिए जैसे ही घर से निकली, तभी पड़ोस के कमला काकी ने उसे देखा और कहा, अरे नैना, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर स्वेटर आए कहाँ से? काकी, ये स्वेटर मैंने खुद बुना है। क्या? तुमने ये इतना सुंदर स्वेटर कैसे बुना? तुम तो देख ही नहीं सकती। भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। मैंने अपनी मन की आंखों से ये स्वेटर बुना है। मैं इन्हें अब बाजार में बेचने जा रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुमने रेडीमेड स्वेटर से भी बढ़िया स्वेटर बनाए हैं। चलो अच्छा है, इन्हें बेचकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा लोगी। वैसे भी बहुत ठंड हो रही है। मैंने पिछले साल एक स्वेटर खरीदा था जो कई जगह से फट गया है। क्या तुम मुझे एक स्वेटर दे सकती हो? पर मैं सिर्फ इसके बदले 50 रुपए ही दे पाऊंगी। ठीक है काकी, आज आपके हाथ से ही बोनी कर लेती हूँ। आपको जो स्वेटर पसंद हो इनमें से ले लीजिए। कमला काकी ने खुश होते हुए अपने लिए एक स्वेटर चुना और उसके बदले नैना के हाथों में 50 रुपए थमा दिए। उसके बाद नैना बाकी स्वेटरों को बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ी। वही कमला काकी की नई स्वेटर देख सभी गांव वाले उनसे पूछने लगे, क्या बात है कमला काकी, तुमने तो बहुत ही सुंदर स्वेटर पहना है। कहाँ से खरीद कर लाई हो? अरे ये स्वेटर मैंने नैना से खरीदा है। ये तुम क्या कह रही हो काकी? अंधी नैना? मेरा मतलब वो अंधी कब से स्वेटर बुनने लगी? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई काकी? किसी भी गांव वालों को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वो स्वेटर नैना ने बुना है। तभी मीना मुंह बनाते हुए बोली, मुझे भी स्वेटर बुनना आता है, पर मैं इतना अच्छा सा स्वेटर नहीं बुन पाऊंगी। लेकिन अंधी होने के बावजूद भी नैना इतना अच्छा स्वेटर कैसे बुन सकती है? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। ये कहते हुए सभी गांव वाले आपस में बातें करने लगे। वहीं दूसरी ओर नैना के सारे स्वेटर बाजार में बड़े ही अच्छे दामों में बिक गए। नैना मन ही मन बहुत खुश थी। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। जब वो घर लौटी तो सभी गांव वाले बारी बारी उससे कहने लगे, नैना, हमने सुना है तुम बहुत अच्छा स्वेटर बुनती हो। क्या तुम हमारे लिए भी एक स्वेटर बुन सकती हो? हमारे सारे स्वेटर फट गए हैं और ना ही हमारे पास ज्यादा पैसे हैं कि हम बाजार से महंगे स्वेटर खरीद सकें। नैना बिटिया, ठंड की वजह से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। क्या तुम मेरे और मेरे बच्चों के लिए भी स्वेटर बना दोगी? नैना खुशी से हामी भरी। फिर जादुई सिलाई से उसने सबके लिए स्वेटर बुनकर तैयार कर दिया। ये देख सभी गांव वाले हैरान तो थे ही, पर बहुत खुश भी थे। सबने नैना की खूब तारीफ की और दुआओं के साथ थोड़े बहुत पैसे देकर अपने और अपने परिवार के लिए स्वेटर लेकर चले गए। ये देख मीना को बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। अंधी होकर भी इतना बढ़िया स्वेटर बनाकर बेच रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर मीना नैना पर नजर रखने लगी।
जब रात के समय नैना जादुई सिलाई से एक एक कर ढेर सारे स्वेटर बुन रही थी, तभी खिड़की पर खड़ी मीना ने ये सब नजारा देख लिया। हाय राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? लगता है इसके पास जो स्वेटर बुनने वाली सिलाई है वो जादुई है, तभी तो अपने आप स्वेटर बुनती ही चली जा रही है। आज रात ही जादुई सिलाई को चुरा लेती हूँ, फिर मैं जादुई सिलाई से सुंदर सुंदर स्वेटर बुनकर उन्हें महंगे महंगे दामों में बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। ये अंधी तो पागल है जो इतने सस्ते दामों में स्वेटर बेच रही है। ऐसा सोचकर मीना नैना के सो जाने का इंतजार करने लगी। फिर सही मौका देखकर मीना ने जादुई सिलाई चुरा ली। अब मैं सुंदर सुंदर स्वेटर बुनकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। ये कहते हुए मीना ने जैसे ही सिलाई हाथों में पकड़ी, स्वेटर बुनने की बजाय जादुई सिलाई ने मीना को ऊन से लपेटना शुरू कर दिया। आह! कोई बचाओ मुझे, मेरा दम घुट रहा है। कोई मेरी मदद करो, अब मुझे नैना ही बचा सकती है। ये कहते हुए मीना मदद के लिए चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुन सभी गांव वाले मीना के घर इकट्ठे हो गए और मीना की ऐसी हालत देख किसी को कुछ समझ नहीं आया। तब मीना बोली, अरे तुम सब गांव वाले मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी से नैना को बुलाओ। तभी एक गांव वाला दौड़ते हुए नैना को बुलाकर वहां ले आया। नैना, मुझे माफ कर दो, प्लीज अपने जादुई सिलाई को रोक दो। माफी? किस लिए? मैं कुछ समझी नहीं। फिर रोते रोते मीना ने नैना को सब कुछ बताया। मैं लालच में अंधी हो गई थी, अब तुम देर मत करो, जादुई सिलाई को कैसे भी करके रोको, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। फिर नैना ने जादुई सिलाई से विनती की। फिर क्या था, अचानक ही जादुई सिलाई अपने आप रुक गई और मीना की जान में जान आ गई। सच्चाई जानकर सभी गांव वाले मीना को भला बुरा कहने लगे। मीना को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सबसे माफी मांगी और नैना की छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी। वहीं नैना जादुई सिलाई से सुंदर सुंदर स्वेटर बुनकर न सिर्फ बाजार में बेचा करती, बल्कि गरीब बेसहारा अनाथ बच्चों और वृद्ध लोगों को मुफ्त में स्वेटर बांटती। अब नैना जादुई सिलाई की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। कुछ समय पहले की बात है। पृथ्वी से बहुत दूर सुंदर सुंदर बादलों में एक परीलोक था, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उसी परीलोक की रानी परी की 2 बेटियां थी, मोहिनी परी और सोनिया परी। कहने को दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर था। जहाँ मोहिनी परी के दिल में मदद करने की उत्साह है और प्यार भरा था, वहीं दूसरी तरफ सोनिया के दिल में बहुत काला था। वो ना ही कभी किसी की मदद करती थी और ना ही किसी की मजबूरी समझती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनों की शादी का समय आ गया था, इसलिए एक दिन रानी परी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटी, जादूगरनी ने अपने दोनों बेटों की शादी तुम दोनों से करने का प्रस्ताव रखा है। अरे मम्मी, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। जादूगरनी को कौन नहीं जानता। अगर मेरी वहाँ पर शादी हो जाती है तो मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी और शक्तिशाली के साथ साथ अमीर भी। मम्मी, हमारी शादी से पहले हमें एक बार पृथ्वी लोक घुमा कर ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। रानी परी की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती है और तुरंत ही रानी परी अपनी दोनों बेटियों को पृथ्वी लोक ले जाती है। उसके बाद तीनों बहुत शॉपिंग करती हैं, बहुत कुछ खाती पीती है और अगले दिन सुबह होने का इंतजार करती है। क्योंकि वो परीलोक में सुबह ही जा सकती थी, इसलिए मोहिनी परी और सोनिया परी थोड़ी देर के लिए घूमने निकल जाती हैं। थोड़ी देर घूम फिर कर दोनों बहनें जंगल के बीच से वापस लौट रही थी कि तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत बहुत बीमार दिखाई दे रही थी। तभी मोहिनी परी उनसे कहती है, दादी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? आपका घर कहाँ पर है? मोहिनी, तो छोड़ना, क्या इस बुढ़िया के पीछे लग गई? हमें सुबह परीलोक वापस जाना है। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। इन जैसे भिखारियों के चक्कर में रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
अरे नहीं नहीं, ये मुसीबत में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं इनको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर मोहिनी उस बूढ़ी औरत की मदद करने लगती है। वो कैसे ना कैसे बुढ़िया को होश में लाती है और उसको उसके घर छोड़ देती है। मोहिनी देखती है कि उसका घर बहुत टूटा फूटा हुआ है। इसके बाद मोहिनी अपने हाथों से उस बुढ़िया के लिए खाना बनाती है और बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, बेटी, मैंने पहले सुना था कि परी बहुत नरम दिल होती है, लेकिन आज देख भी लिया। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद करी। बेटी, मेरा एक बेटा है, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन गरीबी की वजह से मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहता और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन। अब तो मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। बस आखिरी इच्छा ये है कि अपने बेटे की शादी देख लूं। बुढ़िया की बात सुनकर मोहिनी अपने मन में सोचती है, अरे ये अम्मा तो बहुत ज्यादा दुखी हैं और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं इनकी ख्वाहिश को ठुकरा भी नहीं सकती। आप परेशान मत होइए, मैं आपके लड़के से शादी कर लूंगी। मोहिनी के इतना कहते ही बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अपने बेटे की शादी मोहिनी से करवा देती है। जब इस बात की खबर रानी परी और सोनिया को पड़ती है तो वो दोनों तुरंत ही मोहिनी के पास आ जाती है और रानी परी गुस्से से मोहिनी की सारी शक्तियाँ छीन लेती है और जादुई छड़ी भी छीन लेती है और कहती है, मोहिनी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी निकलोगी। क्या तुम पृथ्वी पर इसीलिए जाना चाहती थी कि तुम इस गरीब से शादी कर लो? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैंने जादूगरनी के बेटों से तुम दोनों बहनों की शादी तय कर दी है। अब तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम रहो इस गरीबी में। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मोहिनी अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रानी परी मोहिनी की एक नहीं सुनती और वहाँ से परीलोक लौट जाती है और सोनिया की जादूगरनी के बेटे से धूमधाम से शादी करा देती है। सोनिया जादूगरनी के बेटे से शादी करके और भी ज्यादा अमीर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी उस गरीब परिवार में हंसी खुशी रह रही थी। वो अपने पति के साथ खेतों में काम करती थी और साथ ही घर का काम भी करती थी। गरीबी के कारण मोहिनी को कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन सोनिया अकेले पृथ्वी पर मोहिनी के पास आती है। बहन, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? मैं तो ये सोच रही हूँ, तूने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। तुझे पता है, मैंने जादूगरनी के बेटे से शादी कर ली और मैं बहुत अमीर और शक्तिशाली हो चुकी हूँ। जरा अपने कपड़े तो देख, कितने फटे पुराने हैं। तुझे देखकर कहीं से नहीं लगता कि तू पहले एक परी थी। मैं यहाँ पर अपने पति और सास के साथ बहुत अच्छा जीवन काट रही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा है और उस प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हें याद है, कल मेरा जन्मदिन है और तुम्हारा भी। अरे हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, तुम इस गरीबी में रहते हुए सब भूल गई होगी। वैसे मैं तो तुम्हें अपने जन्मदिन में इनवाइट करने आई थी। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे जन्मदिन पर आने की। और हाँ, अगर आओगी तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना, क्योंकि मेरी सारी अमीर अमीर परी दोस्त आएंगी। कहीं ये फटे पुराने कपड़े पहनकर मत आ जाना। सोनिया परी अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करने लगी थी। ऐसा कहकर सोनिया परी वहाँ से चली जाती है। मोहिनी को अपनी बहन की बात का जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। अगले दिन मोहिनी अपनी बहन के बर्थडे में जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, सारे फटे पुराने ही थे। वो सब देखकर मोहिनी की सास मोहिनी से कहती है, बेटी, मैंने तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन ली। कहाँ तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। ना तुम मेरे बेटे से शादी करती और ना आज तुम अपने घर वालों से दूर होती। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ। और हाँ बेटी, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तुम्हें शुभकामनाओं के अलावा और कुछ दे भी नहीं सकती। माँ जी, आपसे ऐसा किसने कह दिया कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ? मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और मुझे बस आपकी शुभकामनाएं ही मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में प्यार है तो सब है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं और राहुल मेरी बहन के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं। सोनिया ने अपने बर्थडे की पार्टी पृथ्वी पर ही रखी थी। मोहिनी अपने पति के साथ सोनिया के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। मोहिनी अपने जमा किए हुए पैसों से सोनिया के लिए तोहफा ले जाती है।
लेकिन सोनिया उस तोहफे को दूर फेंक देती है और कहती है, ये क्या मोहिनी की बच्ची, मैंने तुझे इनवाइट किया था, इस गरीब फटीचर को नहीं। तू इसे अपने साथ लेकर क्यों आई है और तू मेरे लिए इतना मामूली सा गिफ्ट क्यों लाई है? अगर तेरी औकात नहीं थी तो तू मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाई? और मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर बर्थडे पार्टी में आएगी तो अच्छे कपड़े पहन कर आना। तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है, चल भाग यहाँ से। सोनिया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अगर मेरे और मेरे पति की वजह से तुम्हारी इंसल्ट हो रही है तो हम यहाँ से अभी चले जाते हैं। और हाँ, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरीब बहन तुम्हारी इस रईसी पार्टी से जा रही है। ऐसा कहकर मोहिनी अपने पति के साथ वापस अपने घर आ जाती है। मोहिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी और उसका पति खेत में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें खेत के अंदर हीरे से भरा हुआ मटका मिलता है। सुनिए जी, देखिए इस मटके में कितने सारे हीरे हैं। लगता है हमारी किस्मत चमक उठी। अब हम इन हीरों की मदद से अपना काम शुरू करेंगे और उस काम में जी जान से मेहनत करेंगे। वो सब देखकर मोहिनी का पति और उसकी सास बहुत खुश होती है। मोहिनी अपनी समझदारी से हीरो का सही जगह इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोलती है। दोनों पति पत्नी बिजनेस को इतना ग्रो कर देते हैं कि वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और उनके पास 10-10 गाड़ियाँ और 8-8 बंगले हो जाते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी ने चालाकी से अपने बेटे की शादी सोनिया परी से कराई थी ताकि वो रानी परी और सोनिया परी से उनकी शक्तियाँ छीन सके और परी लोक पर राज कर सके। जादूगरनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। धोखा देना तो मेरे खून में बसा है। तुम ही तो मेरे लालच में आई थी और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। अब इस लोक की रानी मैं हूँ। अब अगर तुम दोनों यहाँ नजर आए तो तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगी। जादूगरनी ने रानी परी से सब कुछ छीन लिया था। दोनों माँ बेटी पृथ्वी पर आकर भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती है। एक दिन मोहिनी और उसका पति गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी मोहिनी देखती है कि उसकी माँ और बहन रोड पर कटोरा लेकर बैठी हुई थी। अरे मम्मी, आप तो परी लोक की रानी थी, फिर आप ऐसे रोड पर कटोरा लेकर क्यों बैठी हो? और सोनिया, तुम भी? आखिर बात क्या है? बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था, जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी, तुम मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीन ली थी और तुम्हारी एक नहीं सुनी थी। दरअसल जादूगरनी ने पहले चालाकी से सोनिया से अपने बेटे की शादी करवाई और बाद में उसने मेरी और सोनिया की शक्तियाँ छीन ली और आज वो परी लोक पर राज कर रही है। बेटी, यही कारण है कि आज हम पृथ्वी लोक पर भीख मांग रहे हैं। मोहिनी को अपनी बहन और माँ से कोई भी शिकायत नहीं थी। अब वो अपनी माँ और बहन को अपने महल जैसे घर में ही अपने साथ रख लेती है। अब सब साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।